कि ये ए टू जेड की बात तो करते हैं, लेकिन ए टू जेड को साथ लेके नहीं चलना। कि ये अति पिछड़ा का एक सीट हकमारी किया गया, अति पिछड़ा समाज का ये सीट था, उसे ही मिलना चाहिए था। और ये ए टू जेड की बात करने वाले ये दोनों अति पिछड़ा विरोधी साबित हुए। जो जीते थे वो अनिल सहनी अति पिछड़ा समाज के लीडर थे, उन्होंने ये सीट जीता था। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बीते समय में देखा जाए तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, गोपालगंज और मोकामा। जो हश्र हुआ सबके सामने है। अब ऐसे में एक बार फिर कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या आगे आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी विधानसभा सीट से अनिल सहनी चुनाव लड़े। हालांकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई, घोटाले में उन्हें आरोपी ठहराया गया और जिसके वजह से सदस्यता उनकी गई। अब पुनः एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है और राजद इस बार चुनाव कुर्नी विधानसभा सीट पर नहीं बल्कि जदयू चुनाव लड़ रहा है। मनोज कुशवाहा वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से अनिल सहनी चुनाव लड़े कुर्नी विधानसभा सीट पर, हालांकि कुछ आरोप की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन अब राजद चुनाव न लड़ करके जदयू चुनाव वहां से लड़ रहा है। क्या लगता है कि समय आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं क्या? देखिए वंदना जी, तेजस्वी यादव जी ए टू जेड की बात करते आ रहे हैं। जब भी ये राजनीति में जब ये आए और सब कुछ इनके हाथ में आया, तो उसके बाद ए टू जेड की बात ये करते हुए नज़र आए। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण से जब उन्हें देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये ए टू जेड की बात तो करते हैं, लेकिन ए टू जेड को साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। इसे मैं प्रमाणित करता हूँ इस तरह से कि जैसे आप ले करके चलिए कि ये सीट जो कुर्नी विधानसभा का सीट था, वो सीटिंग कैंडिडेट उनका अनिल सहनी जी थे। ये सीट कहीं न कहीं जो जीते थे वो अनिल सहनी अति पिछड़ा समाज के लीडर थे, उन्होंने ये सीट जीता था। आज ये क्या बात, कौन सी ऐसी बात हो गई कि आज राजद जो है सीटिंग जो उनका सीट था उसको उन्होंने उन्होंने त्याग दिया और जदयू को दे दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है। क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी चाल ये है कि अति पिछड़ा का जो ये इनको देना पड़ता, क्योंकि अनिल सहनी अति पिछड़ा समाज से आते थे और इन्हें कहीं न कहीं फिर अति पिछड़ा समाज को ही ये सीट देना पड़ता। उससे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने ये सीट जदयू के खाते में पाले में दे दी। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी रही, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा? एकदम बिल्कुल वो अति पिछड़ा विरोधी हैं, ये साबित कर रहा है। और ये जान छुड़ाना अति पिछड़ा से, तो आज तो अति पिछड़ा का अगर दोनों ये जदयू भी अति पिछड़ा का वोट लेती है, तो जदयू को भी सोचना चाहिए कि यहाँ से जीता हुआ अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति था तो उसे भी किसी अति पिछड़े को देना चाहिए। तो नहीं, तो वो भी अति पिछड़ा विरोधी का काम किया और केवल अति पिछड़ा का वोट लेना चाहती है। इसलिए स्पष्ट हम देख रहे हैं इसको कि ये अति पिछड़ा का एक सीट हकमारी किया गया, अति पिछड़ा समाज का ये सीट था, उसे ही मिलना चाहिए था। और ये ए टू जेड की बात करने वाले ये दोनों अति पिछड़ा विरोधी साबित हुए। हालांकि अगर कुर्नी विधानसभा की बात किया जाए तो वहाँ वैश्य समाज जो है वो काफ़ी संख्या में है, उनका वहाँ पे वर्चस्व है। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जो है वहाँ से चुनाव लड़े, सेकेंड पोजीशन पे रहे। क्या लगता है कि बीजेपी भी इस बार सोच समझ करके प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, बीजेपी आने वाले समय में या अभी से आप देख रहे हैं कि बीजेपी, यदि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बीजेपी को छोटे छोटे दलों को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि बीजेपी का निशाना जो अति पिछड़ा समाज के पर है, उसके वोट बैंक पर है। तो उसका वोट बैंक लेने के लिए उन्हें ऐसे लोगों को पार्टी में लाना होगा, साथ लेके चलना होगा, जिससे अति पिछड़ा समाज का वोट टर्नअप हो उसकी ओर। इसलिए बीजेपी यदि ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी सहम के जरूर चल रही है। अभी तक कैंडिडेट का नाम घोषणा नहीं करना ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी सहमी हुई है
कि आखिर हम करें तो क्या करें। इसलिए मेरा ये कहना है कि बीजेपी को वहाँ से अति पिछड़ा समाज को ही टिकट देना चाहिए और अति पिछड़ा समाज को ही वहाँ से लड़ाना चाहिए। मनोज कुशवाहा की अगर हम बात करें तो एक उनका तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें शराब की जो है वो ये करते नजर आ रहे हैं, जो कि हम कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी जो है महागठबंधन की रणनीति जो है, क्या है, क्या कुछ है? देखिए, इस तरह का वायरल फोटो हो जाना वो कितना सही है, कोई आधिकारिक इसको मिलता नहीं है कि उस तरह से, ये तो कोई सोशल मीडिया पर इस तरह का हो जाता है। ये विषय एक अलग विषय है। हाँ, जहाँ तक उन्हें बदनाम करने की बात हो उसके लिए तो विपक्ष हमेशा प्रयास तो करता ही है और जो उस पार्टी के लोग हैं वो करते ही हैं। विषय यहाँ पर ये है सबसे महत्वपूर्ण कि आप बदनाम कर रहे हैं चाहे जिस तरह से हो, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा समाज को एक टिकट देना चाहिए। और ये जो हकमारी की गई है इनके द्वारा दोनों महागठबंधन में जो अति पिछड़ा समाज का सिटिंग कैंडिडेट जो यहाँ के थे उसकी हक छीनी गई है। मेरा यही कहना था कि इन्होंने तो नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को अब ये देना चाहिए। और जहाँ तक वायरल करने की बात है, इस सब तरह की बातें तो होती है, जनता उस पर जैसा समझेगी संज्ञान लेगी। कि वो कितना सच्चाई है इस चीज़ को तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है लोगों को कि वायरल कर देने से किसी का वोट बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक सवाल अभी है कि मनोज कुशवाहा कई बार वहाँ से चुनाव भी जीते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी जो इस बार कैंडिडेट्स वहाँ उतारेगी वो कहीं ना कहीं मनोज कुशवाहा के देखा जाए तो मनोज कुशवाहा से अगर वो अधिक वोट लाते हैं तभी तो बीजेपी की वहाँ भी प्रतिष्ठा बच पाएगी? देखिए, बीजेपी की प्रतिष्ठा तो बचेगी तब जब बीजेपी वहाँ से जीतेगी तब। मेरा ये कहना है बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा समाज का यदि वोट इनको मिल जाता है, इनके पाले आ जाता है, तो फिर बीजेपी को निश्चित वहाँ से जीत हासिल होगी। क्योंकि ये लोग दोनों, ये महागठबंधन वाले जो अति पिछड़ा समाज का जो हकमारी किए हैं, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा यदि बीजेपी वहाँ अति पिछड़ा कैंडिडेट देती है तब। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जब 2020 का चुनाव हुआ कुर्नी विधानसभा सीट पर या फिर अन्य सीटों पर, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और महागठबंधन के लोग जैसे आरजेडी थे, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ थी। उस समय जदयू और वीआईपी पार्टी और बीजेपी, ये तीन पार्टियां जो कि चुनावी जनसभा, प्रचार प्रसार सभी चीज़ें कर। इस बार ना तो जदयू साथ में है बीजेपी के और न ही वीआईपी, तो क्या लगता है कि इससे नुकसान होने वाला है क्या आने वाले समय में? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के नुकसान का सवाल है, वो अब ये 7 दल एक जगह हैं, तो जो जहाँ तक वोट बैंक ट्रांसफ़र करने की बात है, जैसे नीतीश जी राजद के साथ आए हैं महागठबंधन में, तो इस बार बहुत वोट बैंक ट्रांसफ़र होता हुआ कहीं ना कहीं नहीं दिखता है कि जिस तरह से पहले एक बार नीतीश जी के आने से वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ था, वो शिफ्ट हुआ था वोट, उस तरह का माहौल इस बार नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज और मोकामा, इसमें भी इसकी जब समीक्षा की गई तो ये देखा गया है कि 100% नीतीश कुमार जी जिस तरह से पहले जो शिफ्ट हुआ था वोट, इस बार उस तरह से वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है नीतीश कुमार के आने से वोट बैंक और कम जाएगा क्या? नहीं, नीतीश कुमार से आने से वोट बैंक जिस तरह से शिफ्ट करने की उम्मीद ये लोग लगाए बैठे हैं, उस तरह से शिफ्ट नहीं कर रहा है। अति पिछड़ा समाज इस बार के साथ प्रश्न चिन्ह खड़ा है और अति पिछड़ा समाज जिस तरह से आंख बंद करके नीतीश जी के साथ था, इस बार आंख खोल के नीतीश जी के साथ है। यानी कि इस बार जो है या आर या पार की लड़ाई होने वाली है? निश्चित आर पार की लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि ये जो उपचुनाव है, इसका मैसेज आने वाले 2024 के चुनाव में और 25 के चुनाव में ये बहुत बड़ा एक उदाहरण होगा जो आज बताएगा कि भविष्य किस ओर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार बताया कि जो कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो या फिर बीते समय में गोपालगंज या मोकामा, आगे आने वाले चुनाव चाहे 2025 हो या फिर 2024 हो, यह एक उदाहरण के तौर पे जो है वो काम करेगा, क्योंकि कुढ़नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी चुनाव न लड़कर बल्कि जदयू चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसी मंशा जरूर है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।